तो चलिए स्वागत है आप लोगों का फिर से बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज। आपको नाम तो पता ही होगा एल्डोहेक्सोज कहाँ से आया होगा। ये जो दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज है, ये बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, और ये मोनोसेकेराइड है, क्योंकि ये नाम तो मोनोसेकेराइड्स को ही दिए जाते हैं। चलिए इसमें सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दो तरीका है जो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड तरीका जो बनाने का दिया गया। पहला तरीका है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से बनाने का तरीका क्या है? सुक्रोज होता क्या है, नॉर्मली जिसको हम शुगर के नाम से आम बोलचाल की भाषा से रोजमर्रा के जीवन में जिनको शुगर के नाम से हम जानते हैं, वो केमिस्ट्री में सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला आपने सुन रखा होगा, C12H22O11 या C12H22O11, जिसका हाइड्रोलिसिस यानी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस या एसिड के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन। 6 कार्बन है तो ये भी हेक्सोज होगा और ये भी हेक्सोज होगा, आपको पता होगा। बस फर्क इतना है कि ये एल्डोहेक्सोज है और ये कीटोहेक्सोज है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट तरीका है वो है स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीमर है और पॉलीमर को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो इसी टाइप का होता है। पॉलीमर का मतलब होता क्या है, जिसमें एक मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करके, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बार बार अपनी यूनिट को रिपीट करता जाए, रिपीट करता जाए, रिपीट करता जाए और ऐसे करके एक जायंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे, तो इस जायंट मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर बोलते हैं। और जो उसका छोटा सा यूनिट था जो बार बार रिपीट करने पर वो जायंट मॉलिक्यूल बना था, उस छोटे से यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। जैसे एक छोटे से ईंट को बार बार रिपीट करके एक जायंट सा मॉलिक्यूल यानी मकान बना देते हैं, तो मकान हमारा क्या हुआ, पॉलीमर, जिसका मोनोमर क्या है, ईंट। ठीक है, तो वही है, हम इसको दिखाते हैं कैसे। हम बोलते हैं कि ये जो मोनोमर है, ये जो ईंट है, इसको बार बार रिपीट किया गया। कितनी बार रिपीट किया गया सर? n टाइम्स रिपीट किया गया। सर यहाँ पे n टाइम्स क्यों लिखा गया, फिक्स क्यों नहीं है कितनी बार? क्योंकि फिक्स है ही नहीं। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपने स्टार्च का कितना भाग लिया। जैसे डिपेंड करता है ना, मकान आपने कितना बड़ा बनाया या मकान के कितने हिस्से की बात कर रहे हैं। भाई मकान के अंदर कई कमरे होंगे, किसी एक कमरे की बात कर रहे होंगे तो इसमें नंबर ऑफ ईंट कुछ अलग होगी। बड़े कमरे की बात करेंगे, नंबर ऑफ ईंट अलग होगी। मतलब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका साइज अगर वेरी करेगा तो उसमें नंबर ऑफ मोनोमर कितने होंगे वो वेरिएशन होगा। तो क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने कितना लिया, अगर फिक्स पता होगा तो ये भी फिक्स पता चल जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम रैंडम लेके चलते हैं, रैंडमली नहीं पता स्टार्च का कितना वेट या कितना अमाउंट लिए हैं। तब हमने बोला ठीक है, कुछ अमाउंट लिए होंगे स्टार्च का, उसमें मान लेते हैं कि टोटल n जो है रहे होंगे, n मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर। ये मोनोमर किसके होते हैं? ग्लूकोज के ही होते हैं। मैंने सर आप ग्लूकोज का तो फॉर्मूला C6H12O6 होता है, सर इसमें C6H10O5 कैसे है? आपको पता है जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक करेगा, जोड़ेगा, तो इसमें छोटे छोटे जो एटम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ जोड़ने के लिए कुछ तोड़ना भी जरूरी है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये ग्लूकोज ही है। होता क्या है कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक करते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे थे कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, जब वो ऐड हुआ वापस से बन गया। तो इसमें भी ना ढेर सारे जब ऐड होते गए तो वाटर निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर निकाल कर ही बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो वाटर निकाल दिया गया, H2O अगर निकाल दो ग्लूकोज में से, H2O निकाल दो तो क्या बचेगा? बचेगा C6H10O5। कितने हैं? n। एक में से कितना वाटर निकाला था? एक निकाला था सर, एक में से एक वाटर निकाला था। अब ये बात भी आपको धीरे धीरे समझ आएगी कि सर आप तो बोल रहे हैं कि जब दो जुड़ता है तो एक वाटर निकलता है, अब इसमें एक ही में से एक वाटर कैसे निकाल दिया? वो जब इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो इसमें आपको एकदम साफ समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए डाइजेस्ट कर लो। हम कह रहे हैं इसलिए मान लो कि जब भी जायंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ग्लूकोज जब रिपीट करेगा तो एक ग्लूकोज एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा, तब जाके दूसरे से जुड़ पाएगा। तो n ग्लूकोज है और सबने एक एक वाटर निकाला है,
सबका मिला के कितना, एक ग्लूकोज एक वाटर, दो कितने निकालेंगे, दो वाटर, तीन कितने निकालेंगे, तीन वाटर, चार कितने निकालेंगे, चार वाटर, पांच कितने निकालेंगे, पांच वाटर, एन कितने निकालेंगे, एन वाटर। इसलिए एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वापस से दिया गया, तो एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फिर से बनके तैयार हो गए। मगर ये ऐसे नहीं हो जाता कि ये पानी फेंक के मारा और काम हो गया, नहीं। एसिड होना चाहिए और 393 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 2 से 3 एटीएम का प्रेशर होना चाहिए, तब जाके ये सारी कहानी होती है। तो ये दो स्टैंडर्ड तरीके एनसीईआरटी के अंदर है जो हमें ध्यान रखना। ये क्या है सर, ये है ग्लूकोज और ये क्या है, ये है स्टार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए। नोट करना है तो पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्च सर कहाँ मिलता है, स्टार्च प्लांट्स के अंदर मिलता है। प्लांट जो अपनी एनर्जी स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, और हम लोग स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मतलब सॉरी एनर्जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझने के लिए इसमें हमें ये पता होना जरूरी है कि कितने कार्बन है, वो कार्बन की आपस में कनेक्टिविटी क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, OH कितने और कहाँ कहाँ है, और कैसे OH है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, इन सब चीज़ों का पता होना जरूरी है, तभी हम जाके एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर बना पाएंगे। इन्हीं सबको समझने के लिए हम ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज कह लें या तो केमिकल रिएक्शन कह लें, उनको हम समझेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, जो शायद अब आपको बहुत से लोगों को पता भी होगी, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH6H12O6। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस हमें इतनी जानकारी देता है कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। आप सारे ऑक्सीजन कहाँ है, कौन किससे कनेक्टेड है, आपस में लिंक कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, इन सब की जानकारी दूर दूर तक हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट बात को हम लोग समझने के लिए पढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन विद HI। ध्यान रखिएगा, ये केमिकल रिएक्शन भी है और स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तरीके से हिंट भी है। यह स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चीजें आपको दिखाई गई उनके एविडेंस भी है, मतलब अलग अलग तरीके से यूज की जा सकती है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है, सेकेंड पॉइंट है और फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। HI क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराई जाती है और साथ में हीट किया जाता है तो ये N हेक्सेन देता है। क्या देता है, N हेक्सेन का मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन वाला हेक्सेन देता है, जिससे हमें पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 के 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन का पार्ट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कहीं पे कोई साइड चेन नहीं लगा है। तो सबसे पहली चीज हमें पहले रिएक्शन से पता चल गया कि जब ग्लूकोज को HI के साथ रिड्यूस किया जाता है तो N हेक्सेन देता है, मतलब इसमें 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन बना के रखे हैं आपस में। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद NH2OH या HCN। जो रिएक्शन ये प्रूफ करता है कि इसमें यानी ग्लूकोज में प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप है। ये क्या है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप होता क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, दोनों को ही कॉमनली कार्बोनाइल ग्रुप के नाम से हम समझ लेते हैं। जब इनकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH या हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN से कराई जाती है तो ये हाइड्रोक्सी साइनाइड कंपाउंड देता है और ये ऑक्साइम बनाता है। इसको ऑक्साइम बोलते हैं, मतलब कार्बन के साथ, किस कार्बन के साथ, कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और OH लग जाता है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइम बनाता है और यहां भी वो कंपाउंड बनाता है जो कार्बोनाइल ग्रुप बनाया करते हैं। तो HCN रिएक्शन दे देना, यानी HCN से टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन होगी। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से भी कराएंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बेसिकली प्रोडक्ट जो बन रहा है सो बन रहा है, मेन चीज हमें ये चेक करना है कि इससे रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। रिएक्शन हो रहा है, टेस्ट पॉजिटिव है, यहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, टेस्ट पॉजिटिव है। तो HCN और NH2OH से रिएक्शन करके उनके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करना इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ग्लूकोज है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या है इसमें। बहुतों को ये डाउट हो सकते हैं, बहुतों को लगा सर हमें पता तो है, सर हमें पता तो है, हमें आज के टाइम पे पता था, उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था, वो रिएक्शन से चेक करते थे। तो आप ऐसे समझो कि हम पास्ट में जाके चेक कर रहे हैं कि कैसे पता किया गया होगा।
कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 स्ट्रेट चेन में है, 6 OH मौजूद हैं, सारे OH ऐसे हैं, मतलब एल्डिहाइड मौजूद है। ये सारी चीजें पता कैसे चली होगी? तो इन रिएक्शन के थ्रू पता चली होगी। तो पहली रिएक्शन हमने कराई जिससे पता चला कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। दूसरी रिएक्शन कराने से पता चला कि कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। अभी ये नहीं पता चला है कि वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें पता करते हैं नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हमें पता चलती है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, BR2 वाटर। इस रिएक्शन से ये श्योर हो जाएगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। ये रिएक्शन क्या है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है। ब्रोमीन वाटर है क्या? ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। अब जनरली में पता है कि जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं मगर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे टॉलन टेस्ट हो गया, फेलिन टेस्ट हो गया, ये सब एल्डिहाइड देते हैं मगर कीटोन नहीं देते हैं, क्योंकि ये जितने भी टॉलन रिएजेंट या फेलिन रिएजेंट होते हैं ये सब अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करते हैं। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो गया है, इससे पता चलता है कि ये एल्डिहाइड है। संशय अभी यही था कि एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अगर कीटोन होता तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ होता, हो गया, इसका मतलब एल्डिहाइड है। ये जो बनता है इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ग्लूकोज वाले CHO को COOH में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। जिससे क्या पता चलेगा? जिससे 5 OH ग्रुप की कह सकते हैं कि पुष्टि हो जाएगी कि इसमें 5 OH ग्रुप है, ये फाइंड हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएंगे OH ग्रुप। ये क्या होता है जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते किसको है? इसको बोलते हैं, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी ये नहीं है, ये है हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड ये है। जब इससे कराते हैं रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड तो होता क्या है, जो OH है वो OH यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कोई बॉन्ड तोड़ देंगे, एक तरफ OH एक तरफ H, एक तरफ OH एक तरफ H। होता क्या है, यहाँ से OH निकलेगा, OH यहाँ चला जाएगा और O यहाँ पे आ जाएगा। ये जो भी होगा छोड़ो, नहीं पता हमें क्या होता है। हाँ, तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है इसका फॉर्मूला ये होता है। इसकी रिएक्शन अगर ग्लूकोज से कराते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्लूकोज से तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है। जो बनता कैसे होगा वो हम एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले रिएक्शन में देख चुके हैं कैसे रिएक्शन होती है। और फिर भी अगर आप हमसे कहेंगे कि सर एक रिएक्शन करके दिखाइए, तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जरा ये देखिएगा, बीच में CHOH है तो इसको ऐसे लिख लीजिए और ये वाला कोई एक बॉन्ड तोड़ दीजिए। इधर आया माइनस, इधर आया प्लस, ये वाला तोड़िए, इधर आया प्लस, इधर आया माइनस, ये माइनस इस प्लस को देंगे तो ये CH3COOH यानी CH3CO और OH बन के निकल जाएगा अलग, और इस O से आगे क्या लग जाएगा? CH। तो CH के साथ O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH के साथ O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ऐसे ये 4 करेंगे और यहाँ पर CH2, तो CH2 ये काम कर लेगा तो ये बन जाता है। अब देखो जो एल्कोहल होते हैं, ये हमने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एल्कोहल होते हैं वो एसिडिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करते हैं तो एसिटाइल कंपाउंड या एस्टर बनाते हैं, इसको एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 5 एस्टर ग्रुप दिख रहे हैं, 4 यहाँ पर और 5वां यहाँ पर। 5 एस्टर ग्रुप का बनना बता रहा है कि इसमें 5 OH रहे होंगे। ठीक है, 5 एस्टर ग्रुप का बनना क्या बता रहा है कि इसमें 5 OH रहे होंगे। अब देखो अब तक हमने क्या क्या पुष्टि कर ली। पहली रिएक्शन हमने HI के साथ कराई तो इससे हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो 6 के 6 कार्बन वो स्ट्रेट चेन में। ठीक है, जो दूसरी रिएक्शन हमने कराई वो हाइड्रोक्सिल एमीन और HCN से कराई
जो टेस्ट पॉजिटिव है जिससे हमें पता चला कि कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। जो तीसरी रिएक्शन कराई हमने ब्रोमीन वाटर से कराई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई, जिससे ये पता चला कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड मौजूद है। जो चौथी रिएक्शन कराई हमने वो एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई, जिससे ये पता चल गया कि इसमें 5 OH मौजूद है। और जो छठा रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब नाइट्रिक एसिड क्या है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन ऐसे कराएंगे हम लोग। CHO बहुत भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। CHOH और CH2OH। अब जब HNO3 से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडाइज करेगा। अब खास बात ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है सिर्फ प्राइमरी वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये है प्राइमरी, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और CHO भी यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक तो ये CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा, एक तो CH2OH को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो CHO ऑक्सीडाइज होगा, ये बनेगा और CHOH ऐसे ही रह जाएगा और नीचे भी ये ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट होगा और ये भी ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट होगा। ये जो बना है इसका नाम है सैकरिक एसिड। इससे पता चलता है कि इसमें एक OH जो है वो प्राइमरी भी है। 5 OH में जो एक OH है वो प्राइमरी भी है। ठीक है, अब हमने 6 रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन HI के साथ जिसे स्ट्रेट चेन का पता चला। दूसरी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन और HCN के साथ जिससे कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस का पता चला। तीसरी रिएक्शन Br2 विथ वाटर जिससे हमें एल्डिहाइड ग्रुप का पता चला। चौथी रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जिससे हमें 5 OH का पता चला। और पांचवी रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराया जिससे हमें ये पता चला कि 5 OH में से एक OH प्राइमरी भी है। अब इन 6 रिएक्शन के आधार पर हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 रिएक्शन के आधार पर हम लोग अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं 6 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। 5 OH ग्रुप आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें एक OH जो हमारा प्राइमरी है, बाकी के 4 जो OH हैं वो सेकेंडरी है। अब अगर ऐसे ही इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। OH, H, OH, OH। ये ऑर्डर आपको याद रखना रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, 1-2 बार ट्राई करेंगे याद हो जाएगा। H, HO, H, H। ये तो सिंपल है, इधर OH उस साइड H और इधर H उसके साइड OH। तो ग्लूकोज में आपको ध्यान क्या रखना है कि एल्डिहाइड के बाद OH, H, OH, OH फिर CH2OH, OH, H, OH, OH, CH2OH। ये राइट साइड का भी याद रखेंगे, लेफ्ट साइड का। अगर राइट में OH है तो इधर H और राइट में अगर H है तो इधर OH, तो याद हो जाएगा। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन हम लोग करा दें HNO3 से दोनों का, तो हमने देखा था सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और सैकरिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है, OH, H, OH, OH एंड CH2OH। OH के अपोजिट H, OH के अपोजिट H, H के अपोजिट OH एंड OH के अपोजिट H। ये क्या है हमारा? ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोनिक एसिड और ये है सैकरिक एसिड। सॉरी, ये भी COOH रहेगा ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये भी, सैकरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ये कहा जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम लोग उसी पे आगे बढ़ेंगे। हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमें समझ आया है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। तो देखिए याद करने का तरीका, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं फिर से बनाऊंगा, साथ में आप सीखिएगा कैसे बनाना है इसको।
तो आपको ध्यान रखना है 6 कार्बन है, 6 कार्बन में ऊपर तो आपका रहेगा CHO एल्डिहाइड और नीचे आपका रहेगा CH2OH। इसके बाद आपको क्या करना है OH H OH OH एंड लास्ट में CH2OH हो जाएगा याद। OH OH H OH OH CH2OH। अब OH के अपोजिट H, H के अपोजिट OH, फिर OH के अपोजिट H, फिर OH के अपोजिट H। ये फॉर्मूला बन गया। ऐसा फॉर्मूला सिंपल है, याद हो जाएगा। और ग्लूकोनिक एसिड का बनाना होगा तो ग्लूकोनिक एसिड में ध्यान रखना बस ऊपर COOH हो जाएगा, बाकी तो वही है OH H OH OH एंड CH2OH। इधर H H OH H। सैकरिक एसिड सेम यही स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे COOH हो जाएगा, OH H OH OH एंड COH H H OH H। सिंपल। और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझने से पहले हम कुछ एविडेंस देख लें। एविडेंस के मतलब ये वो पॉइंट है जो ये बताते हैं कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अलावा भी एक स्ट्रक्चर है जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं। उसका पता ऐसे चलता है कि ग्लूकोज कुछ रिएक्शन नहीं देता है जो कि उसे देना चाहिए था, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। अब जैसे पहली रिएक्शन देखिएगा, कह रहा जो ग्लूकोज है वो नेगेटिव सिफ टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट एंड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट NaHSO3। ये जो तीनों टेस्ट हैं, ये तीनों ही टेस्ट एल्डिहाइड के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब हर वो कंपाउंड या हर वो मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड यानी CHO यानी C++OH ग्रुप मौजूद रहेगा, वो कंपाउंड ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन देगा। हमने देखा कि जब ग्लूकोज का सिप टेस्ट कंडक्ट किया तो कोई रिएक्शन नहीं आया, 2,4-DNP टेस्ट किया गया तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट किया गया तो भी। अगर आप इन टेस्ट को आप जानना चाहते हैं तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हो एक दिन बता दिया जाएगा इसको भी। खैर अभी के लिए हम ये नहीं देखते हैं टेस्ट क्या है, क्योंकि बेसिकली ना आपको एग्जाम में भी ये टेस्ट आपको इस चैप्टर के अंदर तो नहीं लिखना पड़ेगा। बस हमें ये बताना पड़ेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके एविडेंस क्या है कि ग्लूकोज के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो एविडेंस में या रीजन पूछ सकता है कि क्या रीजन है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो रीजन या एविडेंस में आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज सिफ टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नेगेटिव देता है, जो कि एक एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाना चाहिए था। इससे पता चलता है कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है वो कई बार एल्डिहाइड की तरह दिखता ही नहीं है, किसी और ग्रुप की तरह रहता है। वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे, क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड है तो ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आने चाहिए। तो ये तीनों टेस्ट ग्लूकोज ने नेगेटिव दिए, तो दिमाग में कुछ चला कि कुछ अलग सोचना चाहिए। एक और जो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज है, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज क्या है, जब इस ग्लूकोज की रिएक्शन हम एसिड एनहाइड्राइड से कराए थे या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए थे, तो आपने देखा था यहाँ पर OCOCH3 लग गया था। OCOCH3 हर जगह लग गए थे, यहाँ पे इधर OCOCH3, यहाँ पे OCOCH3, यहाँ पे OCOCH3 और यहाँ पे CH2OCOCH3। ये वाला जो कंपाउंड है इसी को हम बोलते हैं पेंटा एसिटेट ग्लूकोज। पेंटा एसिटेट क्यों भाई, 5 OH है तो 5 एसिटेट बनेंगे। ये वाला जो ग्रुप होता है वो NH2OH के साथ, यानी जो पीछे अभी जस्ट हमने देखा था कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन बनाता है, मगर जो इसका पेंटा एसिटेट है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसका मतलब जब ये पेंटा एसिटेट बनाता होगा तो ये CHO ना होकर के कुछ और हो जाता होगा, इसलिए ये वाला टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। नहीं तो उसको फर्क नहीं पड़ता है ये ग्रुप क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल अमीन है उसको तो बस इससे मतलब है अगर ये है तो रिएक्शन हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है ना हो। तो ये जो मेजरली दो रिएक्शन थी, या कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 4 टेस्ट है। सिफ टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट,
हाइड्रोजन बाइसल्फाइड टेस्ट एंड हाइड्रोक्सिल अमीन टेस्ट, ये चारों टेस्ट ग्लूकोज ने नेगेटिव दिया, जिससे ये पता चला कि ग्लूकोज के पास केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, जब वो ओपन स्ट्रक्चर में होता है तो ये सारे टेस्ट दे लेता होगा, जब इस स्ट्रक्चर में नहीं रहता होगा तो ये टेस्ट नहीं दे पाता होगा। तो आगे और स्टडी हुई इसके ऊपर तो पता चला कि नहीं, जो ग्लूकोज का क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो ओपन स्ट्रक्चर में तो रहता ही है, उसके अलावा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है जिसके दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या है? अल्फा में C1 के राइट साइड में OH होता है और लेफ्ट साइड में H होता है, और बीटा में C1 के राइट साइड में H होता है, लेफ्ट साइड में OH। अब इसका मतलब क्या, अभी समझाते हैं। एक और बात है कि अल्फा और बीटा का मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम है, 4 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 419 केल्विन है और इसका 423 केल्विन है। अब ये मिलते कैसे हैं? तो जो अल्फा फॉर्म है उसको ऑब्टेन किया जाता है ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन जब 303 केल्विन पे कराया जाएगा, तो वो अल्फा फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। जब यही ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन 371 केल्विन पे कराया जाता है तो वो बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका एक रीजन अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सिमेट्री ज़्यादा आती है, इसलिए टेम्परेचर जब ज़्यादा हो तो सिमेट्रिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब टेम्परेचर कम हो तो नॉर्मली अनसिमेट्रिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, मगर एक रीजन ये भी बोला जा सकता है। खैर, हमसे मतलब नहीं, हमसे रीजन नहीं पूछा जाएगा, मगर फिर भी अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिएगा। तो ये अल्फा फॉर्म हो गया, बीटा फॉर्म हो गया। बनता कैसे है? अभी अब इसका फॉर्म देखेंगे आपको समझ आएगा कि ये दो टेस्ट क्यों नहीं दे रहे थे। होता क्या है कि जो C1 और C5 है, C1 और C5 वाला जो कार्बन होता है, इसमें जो ये कार्बोनाइल वाला कार्बन है ये ऐसे टूट जाता है, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो O है ये टूट जाएगा, H के साथ टूटेगा, H प्लस हो जाएगा, OH माइनस, ये जो OH माइनस है ये चला जाएगा इधर, हाँ। तो इसमें होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे टूट जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस, यहाँ पे आ जाता है प्लस। ध्यान से समझिएगा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर पहले समझिए। ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा, अच्छा ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब इसमें आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड OH ऐसा रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ देना है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब ये प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो OH हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ यानी कार्बन के साथ यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। अब यहाँ पर दो रिटेंशन पॉसिबल है, दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ पे दो कन्फिग्रेशन कैसे पॉसिबल है? एक ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो राइट साइड से बॉन्ड बनाए। किधर से बनाए? राइट साइड से। राइट साइड से अटैक करेगा तो ये H जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, OH राइट में आ जाएगा। लेफ्ट से अटैक करेगा तो H जो है राइट में चला जाएगा और OH लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल हो पाती है। पहला कन्फिग्रेशन ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। ये वाला जो कार्बन है इसके राइट में आ जाता है OH, ध्यान रहे फर्स्ट वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, और लेफ्ट में आ जाएगा H, ये H लेफ्ट में चला जाएगा और राइट में ये OH हो जाएगा। और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा अभी हम देख रहे हैं इसको। OH H H OH OH H OH H। अब ये वाला तो H बचा नहीं है, अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि C1 और C5 आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, और C5 का OH वाला जो H है ये इसको मिल जाता है।
तो समझना हो इसको तो ऐसे कर लीजिए, C5 वाले OH को ऐसे खोल लीजिए और CH वाले O को तोड़ दीजिए, माइनस ये प्लस, इसको भी ऐसे तोड़ दीजिए, ये माइनस ये प्लस इस माइनस को मिल जाएगा तो ये OH बन जाएगा। तो इस कार्बन के साथ एक OH हो जाएगा, एक H हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो यहाँ से दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल हो पाएगी। पहली कन्फिग्रेशन ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या है, ये H इस ऑक्सीजन को मिल गया है, ये वाला H इस ऑक्सीजन को मिल गया है, ये बन गया OH, इस कार्बन के साथ एक H हो गया, एक OH हो गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, CH या ऐसे कर लें इसको, C के बगल में लिख लें OH और लेफ्ट में कर लेते हैं H। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन क्या है, OH H OH, और यहाँ पे तो अभी O ही बचा है, उसको लिखते हैं अभी। नीचे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे OH था, नीचे क्या बचा है, CH2OH, ये आ गया H, ये आ गया HO, ये आ गया H, यहाँ पे क्या था, H था। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, चाहो तो ऑक्सीजन को यहाँ भी लिख सकते हो, मगर स्टैंडर्ड तरीका हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन को। तो ये देखिए एक साइकिल बन गई, दिख रहा है, साइकिल किसके किसके बीच बनी है, C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन आ गया है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ के थ्रू ऐसे आके बॉन्ड बना लिया है। अब इसमें एक कन्फिग्रेशन ये पॉसिबल थी कि जो C1 है इसके राइट में H चला जाए और लेफ्ट में क्या आ जाए, OH, ये वाली कन्फिग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, और यहाँ पे रहेगा C, इसके बगल में इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, ये है OH, ये है H, फिर OH, और C5 तो यहाँ से जाएगा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ये H, ये H, ये HO, ये H। ठीक ठीक है, इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म, ये अल्फा ग्लूकोज, और इस वाले फॉर्म को बोलते हैं बीटा फॉर्म या बीटा ग्लूकोज। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है वो दो होता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का मतलब जब C1 वाले कार्बन के राइट साइड में क्या हो, OH, और लेफ्ट साइड में क्या हो, H। और बीटा ग्लूकोज का मतलब जब C1 वाले कार्बन के लेफ्ट में क्या हो, OH, और राइट में क्या हो, H। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म है। अब इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, बड़ा ही सिंपल है, फिर वही बोलेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा आराम से। चलिए एक बार हम लोग इसको रिकॉल करके फिर हम इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा कि जो ग्लूकोज था उसके कुछ रिएक्शन ऐसे थे जो उसके ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे ग्लूकोज सिफ टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नेगेटिव देता है, जो कि एल्डिहाइड नहीं करता है, पॉजिटिव देता है एल्डिहाइड। और पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज भी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो कि एल्डिहाइड नहीं करता है। अगर एल्डिहाइड तो करता है, इसका मतलब ग्लूकोज के पास कुछ तो अलग स्ट्रक्चर है जिसमें एल्डिहाइड दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप कहीं पे आपको एल्डिहाइड नहीं दिख रहा है, तो इन वाले ग्लूकोज की रिएक्शन अगर इनसे कराई जाएगी तो ये रिएक्शन का नहीं देंगे, रिएक्शन मतलब टेस्ट नेगेटिव देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है अल्फा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 होता है, बीटा 423, सेम ही है, लगभग 420 एवरेज रख सकते हैं बीच में सबका। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड ग्लूकोज, जब कंसनट्रेटेड होता है तब ये मिलता है, जब सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड का मतलब कंसनट्रेटेड से थोड़ा कम है, मतलब नॉर्मल कंसनट्रेशन है, ठीक ठाक है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो सैचुरेटेड उसको बोल सकते हैं। और ठीक है, इरेज किया जाए इसको। अभी हम लोग इसको लर्न करेंगे, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को। ध्यान से देखिएगा कैसे लर्न करना है, बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत तो रट्टा लगाना पड़ेगा हमें। अल्फा फॉर्म में क्या है, OH OH H OH, OH OH H OH। बीटा में क्या है, सिंपल रोटेशन है, H OH H OH। तो बाकी नीचे तो बताइए, 5 वाले कार्बन से OH जोड़ना है और छठे वाले कार्बन पे तो CH2OH, ये बात तो आपको पता ही होगा, पता होना चाहिए भी। चलिए याद करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना एकदम आसान है। आपको करना क्या है,
ऐसे बोलना है सर ग्लूकोज जो है ऐसे ऐसे देखिए हमारे तरीके से चलिएगा आप। सर ग्लूकोज जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। अल्फा का ना आपको रोटेशन क्या याद रखना है सर, ओ एच ओ एच एच ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच। बीटा में रोटेशन है एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच। तो यहाँ रिपीट है, यहाँ रिपीट है, यहाँ रोटेशन है, यहाँ रिपीट है और यहाँ रोटेशन है, यहाँ रिपीट है, यहाँ पे रोटेशन है। तो ग्लूकोज जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज क्रिस्टली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में आपको क्या याद रखना है ओ एच ओ एच एच ओ एच, बीटा फॉर्म में एच ओ एच ओ एच। ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। पांचवें कार्बन से साइकिल बनेगी और छठे कार्बन पे तो CH2OH आपको पता ही है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, अल्फा फॉर्म ओ एच एच ओ एच, बीटा फॉर्म एच ओ एच ओ एच, अल्फा फॉर्म ओ एच एच ओ एच, बीटा फॉर्म एच ओ एच ओ एच। ये कहाँ से 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 2 3 4। फिफ्थ वाले से बनेगी रिंग और सिक्स वाले पर रहेगा CH2OH। चलिए अब बनाते हैं, अल्फा फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहला कार्बन, पहले कार्बन से क्या लगना OH, फिर OH, फिर H, फिर OH और पांचवें कार्बन से क्या बनेगी सर, रिंग बनेगी, बन गई रिंग। और छठे कार्बन पे क्या रहेगा, अच्छा साइड में यहाँ तो H रहेगा, छठे कार्बन पे क्या रहेगा CH2OH। अब बताए एक इसके इधर साइड अगर O है तो इधर H होना चाहिए, इधर O है तो इधर H होना चाहिए, इधर H है तो इधर O होना चाहिए यानी HO, इधर O है तो इधर H होना चाहिए, इधर O है तो इधर H होना चाहिए। सिंपल। बीटा फॉर्म में सर, बीटा फॉर्म में रोटेशन, C के बाद H OH H OH, इससे बनेगी रिंग और फिर CH2OH। इधर O है तो इधर H, इधर O है तो इधर H, इधर H है तो इधर HO, इधर O है तो इधर H, इधर H है तो इधर HO। सिंपल। ये हो गया अल्फा फॉर्म और ये हो गया बीटा फॉर्म। याद हो जाएगा, सिंपल है, बहुत आसान है, एक नंबर आसान है। चलिए एक बार फिर हम लोग देख, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक देखेंगे। सर ग्लूकोज क्रिस्टली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में याद क्या रखना है OH OH H OH, बीटा फॉर्म में रोटेशन H OH H OH। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 की कहानी, पांचवें से बनानी है रिंग और छठे पे रखना है CH2OH। चलिए अल्फा फॉर्म बनाना है सर, तो सबसे पहले पहला कार्बन, पहले कार्बन पे OH, दूसरे पे फिर OH, तीसरे पे फिर H, चौथे पे फिर OH, पांचवें से बनानी है रिंग। चलो रिंग बना लेते हैं इससे, पांचवें से बनानी है रिंग और छठे पे रखना है CH2OH। अगर राइट में है O तो लेफ्ट में होगा H, राइट में है तो O, लेफ्ट में होगा H, राइट में है H तो लेफ्ट में होगा OH, और राइट में है O तो लेफ्ट में होगा H, राइट में है O तो लेफ्ट में होगा H। और बीटा फॉर्म में रोटेशन है H OH H OH, पांचवें से बनानी है रिंग और छठे पे रखना है CH2OH। इधर है O तो इधर होगा H, इधर है O, इधर होगा H, इधर H, इधर OH, इधर O, इधर H, इधर H, इधर OH। सिंपल। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ये तो हो गया साइक्लिक फॉर्म। एक और फॉर्म बनाया जाता है ग्लूकोज का, वो भी हम देखते हैं, पहले इसको ये याद हो जाएगा। एक दो बार आप कोशिश करिएगा, पॉज करिएगा, अपने से बनाइएगा, बिना देखे एक बार दो बार आराम से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट इसका एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। नहीं, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये पायरोन एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में जिससे मिलता जुलता है। पायरोन होता कैसा है, ऐसा होता है पायरोन। इसको बोलते हैं पायरोन। अब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इससे मिलता जुलता है, अभी बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बनाएंगे। क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है इसलिए हम ग्लूकोज को एक और नाम से जानते हैं, पाइरोज। ग्लूकोज को
एक और नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि अभी हमने अल्फा और बीटा जो बनाया था ग्लूकोज, चलिए एक बार फिर से आपके साथ बना लेते हैं। पहले कार्बन के साइड में क्या रखना है, OH, फिर H, फिर OH, H ना, OH, H, OH, 5 वैसे बनानी थी रिंग, और छठे पे रखना था CH2OH। ये कौन सा फॉर्म है बताएंगे? ये है अल्फा फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म। और बीटा फॉर्म कैसा था? बीटा फॉर्म ऐसा था, H, OH, H, OH, इससे बनानी है रिंग, CH2OH, H, H, HO, H, HO। इन दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। HOH, ठीक है, इसमें C बना दिया है। चलिए ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाला कार्बन देखिए, इस वाले कार्बन को छोड़ दिया जाए तो OH, OH, CH2OH, CH2, मतलब सब कुछ सेम है। जो सारी कहानी अल्फा और बीटा को बनाने में हुई है वो सिर्फ यहीं से हुई है, C1 वाले कार्बन से। C1 वाले कार्बन के आसपास जो OH और H हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेंज कर दिया जाए तो ग्लूकोज के 2 फॉर्म बन जाते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो सारा खेल जो अल्फा बीटा में है वो C1 वाले कार्बन का है। अगर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मैटर ना करे तो अल्फा बीटा भी मैटर नहीं करता होगा। इसका मतलब जो अल्फा और बीटा आया है वो C1 कार्बन के रिस्पेक्ट में आया है। C1 कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर OH राइट साइड है तो उसको अल्फा बोलते हैं, और C1 कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर OH लेफ्ट साइड है तो उसको बीटा बोलते हैं। इसीलिए ये वाला कार्बन हमारे लिए हो जाता है खास। इस खास कार्बन को हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन। और इसी कार्बन के आसपास H और OH की रोटेशन चेंज होती है तो अल्फा और बीटा बनते रहते हैं, इसलिए इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। और ये जो 2 फॉर्म है अल्फा और बीटा, ये कहलाते हैं एक दूसरे के एनोमर्स। अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या है? ग्लूकोज के 2 फॉर्म अल्फा और बीटा जो है वो एनोमर्स है। एनोमर्स होते क्या है? एनोमर्स ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट तो लगभग सेम होता है, मगर जो C1 वाला कार्बन होता है उसके रिस्पेक्ट में H और OH की रोटेशन अलग अलग होती है, ठीक है। जो जिस कार्बन के अगल बगल रोटेशन चेंज करने से अल्फा बीटा बनता है उस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, और ये जो 2 स्ट्रक्चर है वो आपस में कहलाते हैं एनोमर्स। तो अल्फा एंड बीटा क्या कहलाएंगे? एनोमर्स। और C1 वाला कार्बन क्या कहलाएगा? एनोमरिक कार्बन, जो कह सकते हैं एल्डिहाइडिक कार्बन था, एल्डिहाइड वाला कार्बन था। इस साइकिल बनने से पहले ये एल्डिहाइड वाला कार्बन हुआ था, ठीक है। तो ये एनोमर्स आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके पाइरोज वाले स्ट्रक्चर पे या पाइरॉन वाले स्ट्रक्चर पे। तो अगर पाइरॉन वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ग्लूकोज बनाना है आपको अल्फा बीटा, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, एक साइकिल याद रखनी है ऐसे, देखिएगा कितनी आसानी से बनेगा। ये वाली साइकिल आपको याद रखनी है। चलिए 2 साइकिल बना लेते हैं, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। बहुत सिंपल है, देरी से। यहाँ पे रखना है O को, यहाँ पे डंडी लगा लीजिएगा ऐसे HOH लगाने के लिए। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। क्या आप ऑर्डर याद रखे हैं? कौन सा ऑर्डर? OH OH HOH HOH HOH, हाँ याद तो रखे हैं। और ये OH OH HOH किस में होता है? अल्फा में। और HOH HOH किस में होता है? बीटा में। तो आपको क्या करना है, वो OH OH HOH की तरफ राइट था ना, तो वो राइट अब हमारा बिलो हो जाएगा, नीचे डाउन की तरफ चलना है। तो वही ऑर्डर याद रखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें गिनती यहाँ से होगी। ये होगा पहला कार्बन, ये होगा दूसरा कार्बन, ये होगा तीसरा,
ये होगा चौथा, ये होगा पांचवा कार्बन जिससे रिंग बनी है। अब देख रहे हैं पहले और पांचवें के बीच में रिंग बनी है। अब पांचवें कार्बन से हम लगाएंगे CH2H। CH2H कहाँ लगाएंगे? ऊपर। CH2H ऊपर लगाएंगे। सेम यहां भी करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और पांचवें कार्बन पे क्या लगा देना है? CH2OH। ठीक है, चलिए आपको रिलेट करवाते हैं, नहीं समझ आ रहा होगा तो रिलेट करवाते हैं। अल्फा फॉर्म से आपको रिलेट कराते हैं। अल्फा फॉर्म को जरा बताइए तो। कार्बन एक, इस कार्बन से क्या लगना है? OH, फिर OH, फिर H, फिर OH, फिर रिंग बनानी है, फिर CH2OH। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जिस कार्बन से आपने CH2OH लगाया है वो वही कार्बन है जो साइकिल बना रहा है। जिस कार्बन से आपने CH2OH लगाया वो वही कार्बन है जो क्या लगा रहा है? बना रहा है, रिंग बना रहा है। ठीक है, ठीक है सर। इस कार्बन के बगल में क्या है? इस कार्बन के बगल में H होता है, मतलब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? सबसे पहले आपको पायरॉन जैसा एक रिंग बनाना है। इस रिंग को ऐसे रोटेट कर दीजिए, डबल बॉन्ड हटा दीजिए, क्योंकि पायरॉन जैसा बनाना है, पायरॉन नहीं बनाना है। ऐसे रोटेट किया। क्यों रोटेट किया? ऐसे भी नहीं बना सकते थे, मगर इसमें लाइन खींचते ना तो इसी के पैरेलल, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाती, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए हम इसको रोटेट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले पायरॉन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर एक दो बार, बस एक दो बार आराम से याद हो जाएगा। फिर अब क्या करनी है? ऑक्सीजन को छोड़ के जहाँ जाओ वो डंडी लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है। फिर आपको गिनती यहाँ से करनी है, राइट साइड से, ऑक्सीजन के जस्ट राइट से 1 से लेकर 6 तक गिन दीजिए। 1 से लेकर 5 तक यहाँ गिनेंगे, छठा कार्बन ये हो जाएगा आपका, छठा कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक ना छठा कार्बन है। अब हमने रिलेट क्या किया कि पांचवें कार्बन पे CH2OH लगाएंगे जो कि छठा कार्बन होगा, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? H। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था ना, जो राइट में आप लिख रहे थे उसको आप कहाँ लिखेंगे? नीचे। जो राइट में लिख रहे थे वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो अगर ये अल्फा फॉर्म होता तो हम कैसे चलते थे? OH, OH, H, OH। हाँ, ये तो याद है। और बीटा में कैसे चलते थे? बीटा में ऐसे चलते थे, H, OH, H, OH, इसमें रोटेशन होता था। बस इसके बाद तो पता ही है आपको, जिधर H है उसके अपोजिट में क्या जाएगा? OH। जिधर OH है उसके अपोजिट में क्या जाएगा? H। जिधर H है उसके अपोजिट में क्या जाएगा? OH। और जिधर OH है उसके अपोजिट में क्या जाएगा? H। ठीक है, समझ आई बात? ये हो गया अल्फा फॉर्म और ये हो गया बीटा फॉर्म। बात समझ आ रही है? चलिए फिर एक बार बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कह जाएंगे? पायरोस कह जाएंगे। क्यों पायरोस कह जाएंगे? क्योंकि ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, किससे? पायरोन से। तो जो साइक्लिक ग्लूकोज होता है, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा, उनको पायरोस के नाम से भी जानते हैं। तो हम अल्फा पायरोस, बीटा पायरोस बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई संशय नहीं है। ठीक है, बनाना कैसे है चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कैसे बनाना है, और एक बार फिर बनाते हैं। क्या करना है? सबसे पहले तो पायरोन बनाना है बिना डबल बॉन्ड के, और लेटा हुआ पायरोन बनाइएगा। तो लेटा हुआ पायरोन बन गया। फिर क्या करना है? फिर ऑक्सीजन को छोड़ के जगह जगह डंडी लगा देनी है। ठीक है, फिर क्या करना है? स्टेप बोलिएगा मत। फिर क्या करना है? 1 2 3 4 5। छठा कार्बन कहाँ जाएगा? पांचवें कार्बन से जाएगा। इसके अपोजिट में क्या जाएगा? H जाएगा। इसके बाद जो ऑर्डर याद किए थे अल्फा में, OH OH H OH, ये राइट था, अब डाउन हो जाएगा। OH OH H OH, OH OH H OH। अब OH के अपोजिट में H, OH के अपोजिट में H, H के अपोजिट में OH, OH के अपोजिट में H। ठीक है, अब बीटा फॉर्म कैसे बनाएंगे? बीटा फॉर्म ऐसे बनाएंगे, ये अल्फा है, ध्यान रहे ये अल्फा है। बीटा फॉर्म सबसे पहले पायरोन, फिर डंडी, फिर गिनती 1 2 3 4 5, और छठा कार्बन ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इस तरह का CH2H, तो नीचे लगाएंगे H। इसके बाद रोटेशन चलता है ना बीटा में, H OH H OH, तो H OH
H OH OH H OH H। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हो गया अल्फा फॉर्म और ये हो गया अल्फा फॉर्म और ये हो गया बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये तो बताइए कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। और ये अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं? सर एनोमर्स कहलाते हैं। और अल्फा बीटा वाले स्ट्रक्चर को और कोई भी नाम देते हैं? हाँ देते हैं ना, पाइरोस, ठीक है। तो यही तक थी हमारी ग्लूकोज की कहानी। अब यहाँ से ग्लूकोज पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एक क्लास और लेंगे जिसमें ग्लूकोज से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्लूकोज को एंड कर देंगे पूरी तरह से। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज और फ्रक्टोज के बाद चले जाएंगे डाइसैकेराइड पे। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।